हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जो चर्चा आज करेंगे वो करेंगे ट्रंप की। ट्रंप जो है अपनी दादागिरी दिखाने के लिए जो है जाने जाते हैं। हालांकि वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको शांति पुरस्कार मिल जाए, यानी कि वो शांति पुरस्कार के लिए तो रहते हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो हमेशा युद्ध वाले रहते हैं और या लड़ाई झगड़े वाले रहते हैं। तो यूएस ने जो दादागिरी है वो दिखाई है वेनेजुला के ऊपर। और वेनेजुला क्यों इम्पोर्टेंट है? वर्ल्ड के अंदर देखिएगा, वेनेजुला के पास सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि वहाँ वेनेजुला के अंदर जो स्ट्राइक हुई है, उससे पहले आपको समझिएगा कि वेनेजुला के अंदर सरकारें किस तरीके से काम करती हैं। वेनेजुला के अंदर जनरली जो समाजवाद है वो उस तरीके से जो है बिजनेसेस होते हैं। और समाजवाद की परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर कि जो सरकारें हैं वो ऑयल के जो ब्लॉक्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं, वही ड्रिलिंग करती हैं, वही रिफाइन करती हैं, और वहीं पर सारा पैसा जो है सरकार के माध्यम से लगा होता है। और वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सब सरकार के माध्यम से होती हैं। और आप लोगों को पता होगा, आज से 4-5-7 साल पहले भी आप खबरों में हमेशा सुनते रहे होगे कि वेनेजुला की जो करेंसी है वो बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हुई और लोग बोरों में भर के पैसे लेके जाते थे और केवल ब्रेड ही मिलती थी उसके बदले में। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो है इकोनॉमी नहीं है, और जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको भी वही चीज़ें मिलनी है, जो कम करेगा वही। तो इसका मतलब है कि जो लोग मेहनती लोग हैं, जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, वो जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। तो जनरली कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसका जस्ट रिवर्स है। दूसरी बात है कि वेनेजुला के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चाइना की और रशिया की दोनों की हैं, और इनकी क्लोज रिलेशन जो है चाइना और रशिया के साथ है, और दोनों की इन्वेस्टमेंट भी है। अब बात यह कि उस तेल के ऊपर जो है जो वेनेजुला के अंदर था उसके ऊपर ट्रंप की या यूएस की नज़र थी। और आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से ये चीज़ें चल रही थी। उनके जो पोर्ट्स थे उनको कैप्चर कर लिया गया था, और जो उनके राष्ट्रपति हैं मदुरो, उनको कैप्चर कर लिया गया, और माना जा रहा है कि वो यूएस के कंट्रोल के अंदर है। यूएस की आर्मी उनको कहीं पर लेके गई है, या ट्रंप के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उन्होंने ट्वीट किया उसके हिसाब से वो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो अमेरिका ने मदुरो और उनकी वाइफ दोनों को कंट्रोल कर लिया है। अब इसके जो असर हैं वो हमारे शेयर बाज़ार पर क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला असर जो है इस खबर का जो है हम आकलन करते हैं, तो सबसे पहले असर करते हैं कि ये एक स्वायत्त यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर जो हमला किया गया है, और इसको हम एक तरीके से अमेरिका की दादागिरी ही कहेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से बदमाश लोग गरीब लोगों को परेशान करते हैं, उसी तरीके से एक गुंडा राज हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का रहा है। और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो तेल के लिए जो जिस तरीके से इराक के ऊपर हमला किया था, उसी तरीके का अभी यूएस पे यहाँ पर हमला है। और हो सकता है कि मदुरो को भी उसी तरीके से शायद सज़ा दे दी जाए जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को मिली थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है क्रिएट हुई, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट होती हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में पूरी विश्व की शांति के लिए अच्छा नहीं होती। अब विश्व शांति के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी तक किसी बड़ी कंट्री ने कोई बहुत मेजर रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिएक्शंस ही जो है ज़रूर दिए हैं कि भाई किसी भी ऐसी कंट्री को जो उसकी अपनी स्वायत्त है, एक ऑटोनॉमी है, उसको आपने चैलेंज कर दिया है, और विदाउट एनी रीज़न, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो ट्रंप ने जिन तेल कंपनियों से, जो यूएस की तेल कंपनी जिनसे पैसा अपने इलेक्शन के लिए लिया था, उनको जो है ये रिटर्न्स दे रहे हैं कि जो यूएस की कंपनीज थी उनको वेनेजुला ने एंट्री करने से मना कर दिया था। तो ये शायद उस तरीके का बदला है। और जो यूएस की तेल कंपनीज उन्होंने ट्रंप को फाइनेंस भी किया था उनके इलेक्शन में, तो ट्रंप शायद उसका जो है रिवार्ड जो है उन तेल कंपनीज को आगे देते हुए नज़र आएंगे। तो लेकिन वेनेजुला अब जो है एक युद्ध का मैदान तो है। अब देखते हैं कि रशिया और चाइना, इसके अलावा जो बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, ग्लोबल जो प्रेशर है वो कितना पड़ता है यूएस के ऊपर, और यूएन किस तरीके से एक्शन लेता है, ये तो देखिएगा पॉलिटिकल चर्चा का कारण है। हम बात करते हैं अपने बाज़ारों से संबंधित। तो देखिएगा इसका सबसे पहला असर जो हमें देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है ग्लोबल इक्विटीज़ के ऊपर।
मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा अभी, मैं ग्लोबल इक्विटीज़ की। तो देखिएगा इस तरीके की स्थिति में एक भय का माहौल बनता है। जैसा आपने देखा क्या था कि रशिया और जो यूक्रेन का वॉर था उसमें किस तरीके से यूएस ने रशिया की जो वो डॉलर्स टर्म्स में इन्वेस्टमेंट थी उनको फ्रीज़ कर दिया था, और जिस तरीके से उसके जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट थी उनको भी फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो कंट्री आज वेनेजुला के फेवर में खड़ी हो या ना हो, उसको एक बात समझ में आ रही है कि भाई जिसके पास परमाणु बम है वो किसी ना किसी तरीके से दूसरी कंट्री को चैलेंज नहीं करेगा। यानी कि यूएस हो सकता है कि इंडिया को टेंशन ना दे या बाकी ऐसी कंट्री जिनके पास परमाणु बम है उनको टेंशन ना दे, लेकिन जिनके पास परमाणु नहीं है उनको अपने फ़ायदे के लिए टेंशन देता रहेगा। तो ये ग्लोबली लोगों को समझ में आएगी, कंट्रीज़ को समझ में आएगी कि ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स जिसमें डायरेक्टली यूएस के पैसे लगे हुए हैं और यूएस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट बड़ी कंट्रीज़ ने कर रखी है या उनके बॉन्ड्स में कर रखी है, तो वहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है। तो यूएस की बॉन्ड मार्केट के अंदर जो निवेश है वो घटते हुए नजर आएंगे, और वो बॉन्ड मार्केट से जो पैसा निकलता हुआ गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव खबर, वैसे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जब क्रिएट होती हैं तो रहती भी है, लेकिन जिस तरीके से यूएस ने ये अटैक किए हैं इससे ग्लोबल शांति की तरफ जो है एक तगड़ा जो है आघात पहुंचा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि गोल्ड के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव हो सकता है आने वाले समय के अंदर। और मेरी कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, बट जो इम्पैक्ट है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि इसका जो असर है वो ग्लोबल इक्विटी पर क्या पड़ेगा। तो ग्लोबल इक्विटी पर इसका जो असर है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब निवेश करती हैं तो वो वास्तव में एक विश्वास के ऊपर करती हैं, और ग्लोबलाइजेशन जो है वो इसी कड़ी के अंदर जो है विश्वास के माध्यम से बिजनेस करने या ट्रेड करने के जो स्रोत थे उनके ऊपर एक कुठाराघात या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रहार हुआ है। तो अल्टीमेटली जो मैं पिछले 1-1.5 साल से बोल ही रहा हूँ कि एंटी ग्लोबलाइजेशन जो है चल रहा है, हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो वहाँ पर भी उन निवेश पर फ़र्क पड़ेगा, तो जिसका असर आपको इक्विटी मार्केट के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो फंड्स हैं, जो ग्लोबल फंड्स हैं जो निवेश करते हैं, वहाँ से उन लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि निवेश जो है अपनी कंट्री में जहाँ पर हम इनकम रेज कर रहे हैं, जहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वहीं पर पैसा लगाएं, या ऐसी एसेट्स में पैसा लगाएं जो सेफ हेवन है, और सेफ हेवन एसेट्स गोल्ड है। तो अल्टीमेटली गोल्ड के लिए पॉजिटिव खबर है। ग्लोबल इक्विटी के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, यूएन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बट कुल मिला के लिए कि मिलाकर अगर हम माने तो ये गोल्ड के लिए अच्छी खबर है, और जो इक्विटी मार्केट है उसके लिए थोड़ी सी ख़राब खबर है। उसके बाद अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें तो इंडिया के बाज़ार जो है अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज होते हुए नज़र आए हैं, और डेटा पॉइंट्स भी जो है मजबूती के संकेत दे रहे हैं। हमारी जो पिछला आकलन था, हमारा जो आकलन था पिछले हफ्ते जो हमने कहा था, और पिछले हफ्ते हमने 2 दिन का ही एनालिसिस किया था कि हमको, और ये भी कहा था कि कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी के बाद आपके साथ चर्चा करें। तो यहाँ पर जो बैंकों के प्रोविजनल डेटा आएंगे उनके ऊपर जो दारोमदार रहेगा। तो अभी तक जो 2 मेजर बैंक हैं जिसमें साउथ इंडियन बैंक और सीएसबी बैंक, दोनों के जो नंबर्स हैं प्रोविजनल डेटा काफ़ी मजबूत है, और सीएसबी के नंबर्स इसलिए मजबूत हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइस 50% बढ़ गए, उनका मेजर जो लोन पोर्टफोलियो होता है वो गोल्ड में होता है। और सीएसबी बैंक के अंदर जो कासा डिपॉजिट ग्रोथ है वो तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो एफडी के रूप में वो पैसा इकट्ठा करते हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव है, इंक्रीज़ करता हुआ नजर है। तो इसका मतलब है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा सीएसबी बैंक का नहीं आएगा, बेशक से लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन नंबर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं सीएसबी बैंक के, और उसी तरीके से साउथ इंडियन बैंक के भी नंबर अच्छे हैं। तो उन्हीं से उम्मीद की जा रही है कि भाई अगर नंबर्स इस तरीके से आ रहे हैं तो शायद बैंक अच्छा करेंगे, और जिसका असर आपने पिछले 3 या 4 दिनों में निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिला, और निफ्टी बैंक के दम पर निफ्टी ने भी एक अच्छी शुरुआत जो है की है। तो साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। और जहाँ तक मैं एक्सपायरी की बात करें तो एक्सपायरी में 1.5 दिन तक जो है बाज़ार
असमंजस में थे और गिरावट के साथ ही काम कर रहे थे। लेकिन लास्ट के आधे एक घंटे में जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में, तो उसके बाद जो है ये तो पता चल गया था कि जो मंदी के सौदे हैं वो कैरी नहीं हो रहे हैं अगले हफ्ते, और जिसकी बदौलत आपने अगले 2-3 दिनों के अंदर एक एग्रेसिवली जो है तेज़ी देखी। अब निफ्टी 50 ने भी अपने जो लाइफ टाइम हाई है उनके ऊपर क्लोज दिया है, और निफ्टी 50 ने ये जो क्लोज दिया है, और ये जो कैंडल्स हैं आपकी बनी है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था अभी वहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो अभी जो मंडे का दिन है वो देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। किस वजह से? इस वजह से कि भाई डेटा तो भी अच्छे आ रहे हैं लेकिन जियोपॉलिटिकल थोड़ी टेंशन है। तो अभी यहाँ पर इस जो घटना जो हुई है इसका असर जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हमें ये लगता है कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर अब बाजार नहीं जाता है जहाँ पर क्लोज दिया है, तब तक हम क्लियर ब्रेकआउट नहीं मानते। और अगर इसके बाद अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है तो ये एक बेस बन जाएगा, और इस बेस के बाद एक अच्छी तेज़ी की हम उम्मीद करेंगे। लेकिन अगर बाजार यहाँ से गिर के नीचे की तरफ आता है तो फिर मंदी वाले दोबारा से जो ट्रेडर्स हैं वो हावी हो सकते हैं, या जिन्होंने तेज़ी की वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार जा सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना जो है हो सकती है, क्योंकि जब इस तरीके की असमंजस की स्थिति रहती है। तो कुल मिला के इक्विटी मार्केट के लिए देखिएगा इंडिया का बाजार थोड़ा सा अभी अलग चल रहा है। इंडिया का मार्केट इंडेक्स में अगर हम टेक्निकली देखें तो काफ़ी मजबूत है, डेटा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो बाजार की जो स्थिति है उसको परिवर्तित कर सकती है। निफ्टी 50 का भी वीकली कैंडल्स अगर हम देखें तो जिन हाइज को छूने में तकरीबन 1 साल लगा है वहाँ पर अभी भी एक रेजिस्टेंस का लेवल आ सकता है। अब ये रेजिस्टेंस बेस बनकर आगे निकलता है या ये नीचे गिरता है, इसके लिए आपको सोमवार का और मंगलवार दोपहर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर असर का मान लीजिएगा इस न्यूज़ का असर होता है तो सोमवार को रहेगा, मंगलवार को अगर उसका असर नलीफाई हो जाता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी ईज होती हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो नए हाइज़ की उम्मीद बन जाएगी, और फिर जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी उसके हिसाब से बाजार परफॉर्म करेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो बाजार ऊपर ही रह जाएगा, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी नहीं आएंगी तो बाजार फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो अभी इस तरीके की है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच करना जो है ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा, कि यहाँ पे देखना चाहिएगा कि बाजार इन ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और सस्टेन कर पा रहा है तो ये जो लेवल्स अभी जो 52 वीक आई हैं ये एक बाजार के लिए नया बेस बन जाएगा शॉर्ट टर्म्स के लिए कम से कम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजार यहीं से एक अच्छी सेलिंग प्रेशर्स देता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो वीकली कैंडल्स के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं, डेली कैंडल्स के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं वो अभी हाल फिलहाल में मजबूत है अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो। और इस पूरे लड़ाई के अंदर अगर हम देखें तो अहम भूमिका निभाई है बैंकों ने और रिलायंस ने, और बैंक और फाइनेंशियल्स ने काफ़ी अच्छा किया है जिसके दम पर आप ये लेवल्स देख पाए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी यानी कि बाजार की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है जिससे हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो वो भी काफ़ी मजबूत थी, और कोल इंडिया जैसे शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली और 6.85। और इसमें सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कोल इंडिया की जितनी सब्सिडरीज हैं हम उनको लिस्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कोल इंडिया के शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी और 52 वीक हाई पर क्लोज होता हुआ देखा। एनटीपीसी के कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं कुछ ग्लोबल कंपनीज़ के साथ बन रहे हैं जिसमें कि न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट्स या बाकी जगह पर जो है बातें आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से एनटीपीसी में भी तेज़ी देखी। हिंडाल्को, ट्रेंट और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे शेयर्स भी तेज थे। आईटीसी के अंदर देखिएगा नए एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव जो सरकार ने रखा है और 1 फरवरी से जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आईटीसी के शेयर्स में 2 दिनों के अंदर तकरीबन 12-13% की कमजोरी देखने के लिए मिली। और अभी देखिएगा मोस्टली ब्रोकरेज हाउस ने इसको डाउनग्रेड कर दिया। टैक्स बढ़ना कोई चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन एक नए रिजीम के साथ टैक्स लगाना आईटीसी के लिए चिंता की बात है। अब ये जो रिजीम है ये जीएसटी से पहले जिस तरीके से सरकारें तब टबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाती थी ये सिमिलर उसी तरीके से लग रहा है, जिसकी वजह से आईटीसी के शेयर्स में कमजोरी हुई। इसका असर ये होता है कि हर बजट के अंदर वो टैक्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि एक ओवरहैंग आईटीसी शेयर्स के ऊपर आ गया है। देखिएगा जीएसटी में भी टैक्स थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टैक्स नहीं थे, जीएसटी के टैक्स भी हैं और एडिशनल टैक्स भी लगा दिए। लेकिन उस एडिशनल टैक्स के बाद प्रोविजंस क्या हैं
कि उस टैक्स को हर साल सरकार बढ़ा सकती है या कभी भी बीच बीच में नोटिफाई करके बढ़ा सकती है, वो एक ज़्यादा चिंता का कारण है। तो टबैको कंपनी चाहे आईटीसी देखिए, चाहे गॉडफ्रे फिलिप्स और इस तरीके की जो बाकी कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज़, उनके लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए चिंता इसलिए क्योंकि इन दोनों शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 साल में। और गॉडफ्रे फिलिप्स तो देखिएगा हमारे लोअर लेवल्स पे 2-2.5 साल पहले हमारा स्टॉक फॉर द मंथ भी रहा था, और हमने भी जो टारगेट सोचे थे उनसे भी तकरीबन 2 या 3 गुना जाके वो शेयर्स उसने रैली की थी। तो अल्टीमेटली वीना मोदी और समीर मोदी के बीच जिस तरीके से पीछे डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, उस तरीके से अगर हमें देख लगता है कि गॉडफ्रे फिलिप्स में भी शायद और कमजोरी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी बैंक जो है 60,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, और रीज़न मैंने बताया कि वो सब बैंकों के डेटा, और देखिएगा ये निफ्टी से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। और बहुत शॉर्ट पीरियड्स के अंदर जो ब्रेकआउट जो हमें लग रहा था कि फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, अब उसकी उम्मीद दोबारा से जगती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि ये पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। और वीकली कैंडल्स में भी देखिएगा 4 दिन की कैंडल्स एक ही ग्रीन कैंडल्स खा गई, एक ही वीक की कैंडल खा गई है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई हाँ, बैंकों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। फंडामेंटली लगता है कि भाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इस तरीके की रैली देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें जो डेटा है FII-DIs के, तो वो डेटा कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप बाइंग या सेलिंग देखेंगे तो DIs और FIIs की कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं है। तो ये बाइंग आई कहाँ से है? बाइंग आई है HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग करते हुए नजर आए हैं। FNO के डेटा में भी देखें तो FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में प्लस पोजीशन की, इंडेक्स ऑप्शन में बेचते हुए नजर आए, और उसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी की। कोई बहुत इंप्रेसिव डेटा FNO के या कैश मार्केट के नहीं है FIs या DIs के, लेकिन फिर भी बाज़ारों के अंदर जो मिस्टर इंडिया है, जिसको हम HNI इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, वहाँ से एक तेज़ी देखने के लिए मिली है। पुट कॉल रेशियोज एक हायर लेवल पर आई है, और 1.63 की जो पुट कॉल रेशियोज होती है तो थोड़ा सा डरावनी होती है। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आने के संकेत हमेशा मिलते हैं। और निफ्टी बैंक में भी 1.14 की जो है पुट कॉल रेशियो है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पोजीशंस है। डाउ जोन्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। ब्रांड कोड अभी $60 के आसपास है, और निफ्टी के अंदर तो स्पेशली कॉल राइटर्स सब अनवाइंड होते हुए नजर आए और बैकफुट पर नजर आए, यानी कि तेज़ी करने वाले बड़े एग्रेसिव थे, और जिन्होंने मंदी बना रखी थी सब ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर ली। और नीचे पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइट हो रही है, और आप देखें तो 26,300 पे भी एक जबरदस्त पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है। इन सब के बीच ऑप्शंस के डेटा काफ़ी मजबूत है, और बैंक निफ्टी में इतना कोई डेटा है नहीं। गोल्ड 1,36,000 और सिल्वर 2,36,000 पर नज़र आ रहे हैं। तो गोल्ड के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन गोल्ड के लिए थोड़ा सा सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है जब जियो पोलिटिकल टेंशन आती हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा में भी जो अगर हम बात करें तो FIs के डेटा जो हैं उन्होंने पुट बेची हैं और कॉल खरीदी हैं, काफ़ी तेज़ी के हैं। प्रो के डेटा भी बहुत तेज़ी के हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से 1.69 लाख कॉल खरीदी है और 54,000 जो है पुट बेची हैं, तो ये भी जबरदस्त तेज़ी के हैं। तो FIs के प्लस जो प्रो के डेटा हैं वो काफ़ी तेज़ी वाले हैं। और वहीं पर अगर हम देखें तो क्लाइंट ने 2.24 लाख कॉल्स बेची हैं और 1.18 पुट खरीदी है। क्लाइंट्स भयंकर मंदी के अंदर हैं, तो अब देखते हैं इस हफ्ते क्लाइंट बहुत दिनों बाद इस तरीके से मंदी की पोजीशन बनाते हुए नजर आए हैं। अक्सर क्लाइंट जो है पोजीशंस दोनों साइड ऑप्शंस बेच के चल रहे थे। इस बार जो उनकी पोजीशंस हैं वो जबरदस्त कॉल की राइटिंग है, यानी कि मंदी की पोजीशंस, और पुट भी जबरदस्त तरीके से खरीद रहे हैं। तो क्लाइंट बहुत दिनों के बाद इस तरीके की मंदी करते हुए नजर आए। हालांकि पिछले 2-2.5 महीनों में तो देखिएगा क्लाइंट हर पहलू पर जीतते हुए नजर आए हैं। अब देखते हैं इस बार क्लाइंट बाजी मार पाते हैं या नहीं। और अगर हम 3-4 महीने पहले जाएँ तो जनरली FIs या प्रो वाले जो ट्रेडर्स हैं वही ज़्यादातर विनर्स होते थे, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से क्लाइंट जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब क्लाइंट ने मंदी की पोजीशंस बनाई है। तो देखते हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रा ट्रेड्स क्लाइंट ने लिए हैं वो जीत पाते हैं इस बार भी, या जो है इस बार जो FIs या DIs ने FIs और प्रो ने जो तेज़ी की पोजीशन बनाई है वो जीतते हैं। जनरली FIs या जो प्रो के ट्रेड्स होते हैं वो जनरली बाज़ार के ट्रेंड के हिसाब से होते हैं। तो बाज़ार का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे कि FIs के और जो प्रो के ट्रेड्स हैं वो भी पॉजिटिव साइड में है, लेकिन क्लाइंट ने एंटी पोजीशंस बना रखी है, और क्लाइंट पिछले 2-2.5-3 महीने से एंटी ही खेल रहे हैं।
और एक क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड था तो वहाँ पर जो है ऑप्शंस के बायर को ही नुकसान हो रहा था। ऑप्शन सेलर तो देखिएगा विन विन सिचुएशन में थे, चाहे कॉल बेचे चाहे पुट बेचे। अब यहाँ पर एक एग्रेसिवली जो है यहाँ या तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी या यहाँ से एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पर जो क्लियर व्यू है, अब बाजार जिस भी साइड में अगले 1.5 दिन के अंदर देखिएगा ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, और यहीं से अगर सेलिंग प्रेशर आएगी तो इसका मतलब है कि जिन्होंने ये तेजी की पोजीशंस बना रखी थी, अगर हम पिछले 10-12 हफ्तों की बात करें तो वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। तो अल्टीमेटली इस हफ्ते जो प्रोविजनल डेटा है बैंक्स के, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंकों के जो प्रोविजनल डेटा है, तो स्पेशली आपको कोटक के, इंडसइंड बैंक के, HDFC बैंक के डेटा जो है आपको मिल जाएंगे इस हफ्ते, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो उन डेटा पॉइंट से जो है बाजार आइडिया निकालने की कोशिश करेगा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या आएंगे इस क्वार्टर की। लेकिन अभी तक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, बैंकों के जो सस्ते डिपॉजिट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। इवन जिन बैंकों के इंप्रेसिव नंबर्स भी आए थे वो भी। और कुल मिलाकर NPA पे स्थिति कैसे, क्योंकि लोन ग्रोथ तो देखिएगा जबरदस्त है। अब CSB बैंक में लोन ग्रोथ तो अपने आप ही आ जानी है। अगर आपने 1 लाख का लोन दिया है मान लीजिएगा, और आपने गोल्ड लिया है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख के गोल्ड पर आपने 1 लाख का लोन दिया है, तो अगर गोल्ड की कीमत 1.5 लाख से बढ़ के 2.5 लाख हो जाएगी, तो आप जो बैंक है वो जिसको 1.5 लाख पे 1 लाख का लोन दिया था, तो वो 2.5 लाख के हिसाब से प्रोपेशेटली उसी रेशो में लोन को बढ़ा सकता है। तो तकरीबन जो है 60% के आसपास लोन की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी जितना गोल्ड की प्राइस बढ़े हैं। तो क्योंकि CSB बैंक में मेजर पोर्शन गोल्ड लोन का है, तो वहाँ पे लोन ग्रोथ आना लाजिमी था। लेकिन वहीं पे सस्ते कर्ज वाली जो सस्ता डिपॉजिट है वो नहीं बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर नंबर्स को अगर देखेंगे लेंस लगा के, तो आपको ये पता चलेगा कि ग्रोथ तो है बिजनेसेस में, लेकिन लोन ग्रोथ में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी रिकवरी आने वाले 2-3 साल में कैसे करेंगे बैंक, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सस्ता जो डिपॉजिट है या सस्ता कर्ज जो बैंकों को पैसा बांटने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो बैंकों को भी जो डिपॉजिट मिल रहे हैं वो FD वाले ही मिल रहे हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति इस तरीके की है कि यहाँ पर अब ऐसे लेवल पर हम यहाँ पर हैं बाजार में, या तो हम ब्रेकआउट करेंगे और एक अच्छा मूव आप देंगे, कैचअप रैली, शॉर्ट कवरिंग जाएगी, या बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर जिन्होंने प्रॉफिट बना रखा है यहीं से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और 3-4% की करेक्शन आपको इस हफ्ते या जब तक रिजल्ट शुरू होंगे तब तक देखने के लिए मिलेगी। मेरा मानना ये है कि जब रिजल्ट खुल के आएंगे ना, तब शायद प्रॉफिट बुकिंग होगी, तब तक बाजार या तो साइडवेज या पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि जो वेनेजुएला की खबर है, अगर इससे ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आता है तो फिर उससे इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये रीज़न इसलिए क्योंकि अगर आज एक कंट्री के ऊपर हमला किया तो कभी किसी और कंट्री के ऊपर भी कर सकता है। तो जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एकजुट होंगी, वो एक मेन रीज़न है। दूसरी बात ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो थोड़ी सी रुकती हुई नजर आएंगी। तीसरी बात है कि जो निवेश है बाकी कंट्रीज़ के US के अंदर या US के बॉन्ड्स के अंदर, वो भी थोड़ा सा दोबारा सोचेंगे कि भाई US के साथ जो है थोड़ा सा रिश्ता कम रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ के बाद अब ये जो घटना हुई है ये भी वास्तव में कंट्रीज़ को सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि हम अमेरिका के डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा रखें या अपने पास गोल्ड या जो सेफ हेवन एसेट्स है उसकी तरफ जाएं। तो मुझे लगता है क्लियर कट गोल्ड के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है ये, लेकिन ग्लोबल इक्विटी के लिए थोड़ा सा संकट वाला जो है सबब जरूर बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।